हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 5 मई 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। उसके पहले आप इसको जो है आंसर इसका बताइए, अभी हम आपके उसके डिटेल्स में बताते हैं। तो कह रहा पहला, वैश्विक पवन रिपोर्ट यानी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व भर में पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने के मतलब ऐड करने के मामले में भारत की रैंक क्या है। तो ये आपको बताना है कौन सा रैंक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें भारत की रैंक चौथा है। कौन सा रैंक है? चौथा। अब इसमें कह रहा क्षमता को जोड़ने में, जैसे मान लीजिए आपकी वर्ष 1000 क्षमता की वृद्धि हुई 1000 गीगावाट की, तो उसमें जो है भारत की रैंकिंग चौथा रैंकिंग है। तो इस हिसाब से कह रहा है इसको। तो देखेंगे इसके बारे में। ये चौथा रैंकिंग इसमें आया है किसमें? वैश्विक पवन रिपोर्ट में। इसको रिपोर्ट को कौन जारी किया है? तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है इसको जारी किया है। तो रिपोर्ट में कहा गया है पूरी दुनिया में 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जो है जुड़ी है, जिससे जो है कुल क्षमता 1136 गीगावाट हो गई है। यानी पवन से ऊर्जा उत्पन्न करने के मामले में पूरे विश्व की क्षमता 1136 गीगावाट हो गई है। और उसमें अब की बार जो है 117 गीगावाट नई क्षमता जुड़ा है, और उसमें भारत का रैंकिंग क्या है? चौथा रैंकिंग, जो अभी 117 गीगावाट जुड़ा है। शीर्ष स्थान पे जो है सबसे ज्यादा पवन एनर्जी कहाँ से उत्पन्न हुआ? चीन से यह उत्पन्न हुआ। दूसरे स्थान पे आपका यूएसए है, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे भारत, पांचवे पे आपके ब्राजील है। तो ये आपको सीरीज याद रखना थोड़ा सा। उसके बाद वैसे भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा वर्तमान समय में चीन ही पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। चीन में अगर देखेंगे तो 79.8 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता का बढ़ोतरी हुआ, उसमें जोड़ा गया है। अब इसको जो है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इसको रिपोर्ट जारी किया है, तो इसके बारे में जान लीजिए। यह एक व्यापार संघ है जो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है। तो क्या है? ये ट्रेड एसोसिएशन है, और ये इसका हेडक्वार्टर जो है लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में है। तो इसको भी ध्यान रखना है, वही ये रिपोर्ट अपना जारी करता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे, अब ये पवन ऊर्जा से संबंधित न्यूज है, तो शीर्ष अगर पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य देखेंगे भारत में कि सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से एनर्जी को उत्पन्न करता है कौन सा राज्य, तो आपका गुजरात जो है सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से जो है एनर्जी उत्पन्न कर रहा है, वर्तमान समय में सबसे शीर्ष पर है। और कर्नाटक सेकंड प्लेस पे है, तमिलनाडु आपकी जो है थर्ड प्लेस पे है। यानी तमिलनाडु जो है, यानी ये आपको याद रखना, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जो है सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से जो है एनर्जी उत्पन्न करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अगला है, श्री लॉरेंस बोंग किस देश के प्रधानमंत्री चुनाव में जीत हासिल किए हैं। तो किस देश के जो है प्रधानमंत्री चुनाव में अभी जनरल इलेक्शन हुआ है, उसमें इन्होंने जीत हासिल किया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा सिंगापुर के चुनाव में ये जो है जीत हासिल किए हैं। कहाँ के चुनाव में? सिंगापुर के चुनाव में जीत हासिल किए हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है श्री लॉरेंस बोंग को चुनावों में जो है जीत पर बधाई दी है, और उन्होंने भारत और सिंगापुर के बीच लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर आधारित मजबूत और बहुआयामी साझेदारी पर जो है जोर दिया है। अब इसमें देखेंगे तो ये जो है पीपुल्स एक्शन पार्टी, किस पार्टी के है? पीपुल्स एक्शन पार्टी से संबंधित है, PAP, पीपुल्स एक्शन पार्टी। और ये 87 सीट जीते हैं आउट ऑफ किसमें? 97 में। यानी अच्छा खासा जीत इनको मान सकते हैं कि ये 97 में से अगर 87 सीट जीते हैं, यानी ओनली 10 सीट पर जो है ये सिमट गए हैं, उसमें नहीं जीत हासिल किए हैं। तो अच्छा खासा ये मार्जिन से जीत हासिल किए हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। पीपुल्स एक्शन पार्टी सिंगापुर से जो है सिंगापुर के चुनाव में जो है जीत हासिल किए हैं। ये है आपके जो है लॉरेंस बोंग। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है, पद्म श्री से सम्मानित शिवानंद बाबा का जो है निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका अभी जो है निधन हो गया? इनको 2022 में जो है, किसमें? 2022 में पद्म श्री दिया गया था। तो पहले इसको आपको बताना ये किस जो है क्षेत्र से संबंधित है। तो अभी इनके बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं हम। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये योग से संबंधित थे, योग साधक थे।
तो क्या थे, योग साधक थे। ये जो है बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में। लेकिन ये जो है अध्यात्म के रास्ता पर चलने लगे और धीरे धीरे योग करने लगे, योग साधक बन गए। और 2022 में इसी कारण से जो इन्हें समाज सेवा के लिए पद्मश्री दिया गया। और पिछले 2022 में जब ये पद्मश्री पाए थे तो 125 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, वो 125 वर्ष के। अभी इनका जब डेथ हुआ तो ये कितने वर्ष के हो गए थे, 128 वर्ष के हो गए थे। कितने वर्ष के हो गए थे, 128। अब सोचिए वर्तमान समय में क्या कोई व्यक्ति 128 साल तक जी सकता है, नहीं। और ये जब पिछली बार 2022 में पद्मश्री ग्रहण करने गए थे राष्ट्रपति भवन, तो अपने हाथ मतलब अपने पैर से चल करके गए थे। सोचिए 128-125 साल का आदमी अपने पैर से चल करके जो है सीधे अभी चल रहा है। तो ये बहुत अब के समय में बहुत जो है सोचने वाली बात हो गई। ऐसा जो है होना थोड़ा सा अब नहीं लगता है कि होना संभव हो पाएगा आज के समय में। आप 125 साल को ही जीना, तो 125 साल के ये जो है जब पद्मश्री पाए थे और 128 वर्ष की उम्र में इनका जो है निधन हुआ है। तो ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है आज योग साधक जो है कल मतलब योग साधक और काशी निवासी श्री शिवानंद बाबा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इनका जन्म तो बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन ये आकर के शिफ्ट हो गए थे कहाँ, इंडिया में। फिर यहाँ आकर के जो है अपने वाराणसी में शिफ्ट हो गए। अब प्रधानमंत्री का ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है जो है संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ से और इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और भारत में जो है सबसे बड़ा, ये चौथा सबसे बड़ा अवार्ड था। सबसे पहले आपको भारत रत्न दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, भारत रत्न। उसके बाद आपको जो है पद्म विभूषण दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है। और पद्म उसके बाद पद्म भूषण, फिर आ जाएगा पद्मश्री। तो ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक मतलब सम्मान है, सम्मान देता है। 1954 से ये जो है दिया जा रहा। बीच में कई एक आध बार गैप हो गया था, किसी कारण से जो है मतलब इसको रोक दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में ये चल रहा है। तो ध्यान रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट। पद्मश्री से ये जो है सम्मानित हो चुके हैं, जो चौथा सबसे बड़ा जो है सिविलियन अवार्ड है। ये है आपके, देखिए इमेज आपका यहाँ है ये, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा 5 मई देखिएगा, 5 मई मतलब आज हम लोग जो है इसको मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस। कब मना रहे हैं, आज हम लोग मना रहे हैं इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। तो आप मिडवाइफ को जानते होंगे, जिसे जो है दाई कहा जाता है। तो इनके बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस जो है इंटरनेशनल लेवल पे मिडवाइफ डे मनाया जाता है 5 मई को। तो यह दिवस जो है मिडवाइफ के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को जो है प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका थीम है मिडवाइफ्स क्रिटिकल इन एवरी क्राइसिस, यानी जो मिडवाइफ्स होती हैं वो मतलब क्रिटिकल्स होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं किस एवरी क्राइसिस में। तो ये जो है आपके हर संकट में जो है महत्वपूर्ण होती हैं, यानी दाइया हर संकट में महत्वपूर्ण। तो ये आपके लिए हर संकट में सही कह रहे हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनको जो है इनके बारे में सम्मान देने के लिए, इनको सम्मानित करने के लिए, इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जो है गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस 2025-26 सीजन के लिए कितना निर्धारित किया है। इसका मतलब ये मूल्य इसका कितना निर्धारित किया है, तो आपको बताना है कितना मूल्य निर्धारित किया है। यहाँ मूल्य होता तो सही रहता क्वेश्चन। तो कितना मूल्य निर्धारित किया है, तो जिस तरह से हम लोग MSP सुने होंगे ज्यादा, ये आपको फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस यानी उचित और लाभकारी मूल्य कम दिखता होगा जो है कई बार न्यूज में, लेकिन ये MSP आपका दिखता है। तो जिस प्रकार से 22 फसलों के लिए सरकार MSP जारी करती है, उसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ गन्ना के लिए एक फसल के लिए क्या जारी करता है, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस जारी किया जाता है। किसके द्वारा, सरकार द्वारा जारी किया जाता है। एक आयोग है, उसके सिफारिश पर किया जाता है। अभी हम इसको बताते हैं। तो पहले ये जानिएगा कि अभी वर्तमान में जो है 355 रुपया निर्धारित कर दिया है फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस।
अब इसका मतलब क्या है, यानी अब गन्ना जो खरीदने वाले मतलब मिल है वो 355 रुपया से कम गन्ना का जो है मूल्य नहीं दे सकते हैं, उससे ज्यादा देंगे, या उससे ज्यादा दे भी रहे हैं। अभी हम अपने यूपी बिहार इस सब की बात करेंगे तो उससे ज्यादा इनको मिल रहा है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार भी जो है चाहे तो इससे ज्यादा दे सकती है, लेकिन इससे कम अब कोई नहीं दे सकता है। तो फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस जो है गन्ने के लिए जारी किया जाता है, और 22 फसलों के लिए उसमें जो है गन्ना छोड़ दिया जाए, धान, गेहूं, तिलहन, इस सब के लिए जो है एमएसपी जारी किया जाता है। तो एमएसपी क्या होता है, या ये फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस क्यों दिया जाता है? तो जैसे किसानों को जो है उचित लाभ दिलाने के लिए, यह जब फसल बोया जाता है उसके पहले डिसाइड किया जाता है कि किसानों को इससे जो है नीचे नीचे जो है नहीं खरीदा जाएगा, इससे नीचे जो है किसानों को प्राइस नहीं दिया जाएगा उनके जो है उत्पाद के लिए। जिससे क्या होता है, किसान जो है अगर उनको पता चल गया कि हमारे जो है गन्ना बो रहे हैं उसको हमके उचित मूल्य मिलने वाला है अब के सीजन में, तो अच्छा से ज्यादा गन्ना का उत्पादन करेंगे। ऐसे फसल के लिए है, हर फसल के लिए गेहूं हो गया, धान हो गया, वो तो बुआई के पहले बुआई के पहले ही इसको जो है निर्धारित कर दिया जाता है कि किसानों को इतना मिलने वाला है, हर क्विंटल के लिए, हर किलो के लिए, जैसा भी जो है सरकार डिसाइड करे। तो वही होता है कि मतलब उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब सरकार इतना जो है न्यूनतम समर्थन तो करेगी आपके उत्पाद के लिए, उससे ज्यादा हो जाए तो वो और सही बात है। तो आप देख लीजिएगा इसके बारे में। तो सरकार ने गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस 2025-26 सीजन के लिए जो है 4.41% की बढ़ोतरी की है, 355 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है, जो 340 रुपया था। कितना था, 340 से 355 किया है, तो कितना का बढ़ोतरी किया है, 15 रुपए का जो है बढ़ोतरी किया है प्रति क्विंटल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही आपसे पूछा जा सकता है कितने रुपए का जो है बढ़ोतरी हुआ, तो 15 रुपए का प्रति क्विंटल में बढ़ोतरी हुआ है। अब फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस देखेंगे तो यह हुआ न्यूनतम निश्चित मूल्य है जो चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों से जो है गन्ना खरीदने के लिए चुकाना पड़ता है। तो आपको हम ये चीजें बता दिए हैं। तो इसको कौन जारी करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसकी सिफारिश पर जो है केंद्र सरकार तय करती है। यानी ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस है, वही कहता है कि इतना निर्धारित करिए, तब उसको जो है निर्धारित किया जाता है। 1965 में इसका जो है ये जो कमीशन है इसका स्थापना किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए, और यही जो है एमएसपी के लिए भी जो है मूल्य का निर्धारण करता है, मूल्य का सिफारिश सरकार से करता है कि इतना जो है होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब गन्ना के बारे में न्यूज है तो देख लीजिएगा सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कौन से देश में होता है, तो ब्राजील में आपके सबसे ज्यादा होता है, भारत में सबसे सेकंड नंबर पर, चीन में थर्ड, थाईलैंड में फोर्थ, पाकिस्तान में फिफ्थ। यानी भारत देखेंगे तो गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पे आफ्टर ब्राजील के बाद, और शीर्ष चीनी उत्पादन में देखेंगे तो ब्राजील ही शीर्ष पर है और भारत सेकंड पे है। लेकिन अपने इंडिया में देखेंगे शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करता है, सेकंड स्थान पे आपका महाराष्ट्र है गन्ना के उत्पादन में। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र जो है ज्यादा है, लेकिन चीनी के मामले में जो है देखेंगे चीनी उत्पादक राज्य तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे आ गया है। अब ऐसा कहेंगे क्यों, क्योंकि जो है वहाँ गन्ना जो वहाँ होता है, क्या नाम है, महाराष्ट्र में, वहाँ के गन्ना में जो है आपका रस ज्यादा होता है, और वहाँ जो चीनी मिल चलती है वो पूरे साल चलती है, और वहाँ जो है कैल्शियम की मात्रा भी उसमें ज्यादा होती है मिट्टी में, इसके कारण से वहाँ रस भी ज्यादा होता है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग है, इसलिए जो वहाँ उत्पादन ज्यादा होता है महाराष्ट्र में, तो इसीलिए चीनी ज्यादा बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार किस देश के रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन जो है देने की घोषणा की है? तो किस देश के जो है रक्षा बलों को ये या सशस्त्र बलों को ये घोषणा किया गया है कि $200 मिलियन दिया जाएगा? तो अंगोला के ये जो है अंगोला देश को यह दिया जाएगा। तो क्यों दिया जाएगा, क्योंकि अंगोला के जो है अभी अंगोला के जो है राष्ट्रपति वो भारत की यात्रा पर आए हैं। तो देखेंगे अब अंगोला की राजधानी लुआंडा होता है, अभी इसको मैप में दिखा देंगे। तो भारत सरकार जो है अंगोला को उसके सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए $200 मिलियन देने का लोन देने का घोषणा किया है। तो अंगोला के राष्ट्रपति जिनका नाम है जो जाओ मैनुअल गोंजालिस लोरेंको, भाई इतना बड़ा नाम है देख लीजिए, अभी भारत की यात्रा पर है, तो उसी दौरान इसका जो है घोषणा किया गया है।
अंगोला जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो है 123वां देश बन गया है। तो इसको भी ध्यान रखना है, यानी ये आए हैं तो समझौते पर हस्ताक्षर करके भी गए हैं। जो भारत के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, तो यहाँ आए तो इनका जो है हम लोग स्वागत किए, फिर उसके बाद इनको समझौता, इनको $200 मिलियन दिए, फिर कहे है चुप मार के जो है आईएसए में जो है शामिल हो जाओ। तो ये आईएसए में शामिल हो गए। देखिए जबरदस्ती किसी देश से साथ नहीं होता, मतलब ये आपका प्रस्ताव रखा जाता है कि आप इसमें शामिल होइए, वो शामिल होने का उनका अच्छा होता है तो होते हैं। तो मैं ऐसे ही कह रहा था। तो लुवांडा इसकी जो है राजधानी है अंगोला की। तो ध्यान रखना, अफ्रीका के देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के थोड़ा सा उत्तर में है और जाम्बिया के बगल में है, कांगो के जो है नीचे है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सब लोकेशन आपका बता दिए। अटलांटिक ओशन से जो है ये सीमा साझा करता है। किससे सीमा साझा करता है? अटलांटिक ओशन से। अगला है, किस देश ने जो है कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट है सिक्योर लॉन्च किया है? बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, तो आपके इन्वायरमेंट के लिए, आपके लिए जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये कौन सा करेगा? ब्रिटेन देश जो है ऐसा किया है, सिक्योर लॉन्च किया है प्रोजेक्ट। तो ब्रिटेन ने जो है कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर लॉन्च किया है, शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? समुद्री जल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, जिससे जो है कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने के जो है महासागर की क्षमता को जो बढ़ाया जा सकता है। और यह वायुमंडलीय CO2 के जो है कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने का एक तरीका भी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, किस देश ने विकसित किया है। नाम इसका आपसे पूछा जा सकता है, सिक्योर क्या है? तो सी से समुद्र हो गया, क्योर से मतलब समझ लीजिए कि समुद्र का केयर करने के लिए, तो उसको उनका जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित करने के लिए यह शुरू किया गया है परियोजना, प्रोजेक्ट है। अगला है, किस संगठन ने जो है आतंकवाद पीड़ितों के लिए वकालत नेटवर्क यानी वोटन कह सकते हैं इसको, पहल शुरू की है? तो ये आपको बताना है किसके लिए जो है ये शुरू किया, किसने शुरू किया है। तो ये आप सब विकल्प देखिएगा, UNDP, UNOCT, UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो किसके द्वारा ये जारी किया गया है, मतलब ये नेटवर्क शुरू किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय ने ऐसा किया है। तो UNOCT ने हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों और दुनिया भर में जो है बचे लोगों का जो है दुनिया भर में बचे लोगों का समर्थन करने के लिए वोटन यानी आतंकवाद पीड़ितों की वकालत करने वाला नेटवर्क है, इसकी शुरुआत की है। तो जो आतंकवाद पीड़ितों की वकालत कर सकते हैं उनका जो है इस पहल शुरू किया गया है। तो वोटन जो है ये स्पेन और इराक की सह अध्यक्षता वाले आतंकवाद के पीड़ितों के मित्र समूह के प्रयासों का जो है परिणाम है, जिसका गठन पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है 6 वर्ष पहले इसका किया गया था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पीड़ितों को जुड़ने, ठीक होने, लचीलापन बनाने और शिक्षक, शांति निर्माता और अधिवक्ता के रूप में जो है कार्य करने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करना है। इस नेटवर्क को जो है स्पेन द्वारा वित्तीय रूप से समर्थन दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? स्पेन द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। वर्तमान समय में आतंकवाद से हम लोग कितना जूझ रहे हैं, जहाँ आपको सब पूरा बहुत अच्छे से पता होगा। पहलगाम अभी हमला जो है इसका उदाहरण है। तो आज का क्वेश्चन का सेशन तो यहीं पर रखते हैं, लेकिन अभी रिवीजन सेशन आपका बचा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। तो रिवीजन के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन आप बताइए। कह रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो सही उत्तर आपका रहेगा 151 जो है सही रैंकिंग है भारत का। इसमें पिछली वर्ष जो है 159 था, अभी कितना है? 151 है। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। विश्व पुलिस सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है, यानी कहाँ किया जाएगा? 13-14 जो है मई को, तो दुबई में ये होने वाला है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये कह रहा है किन खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा? तो सात्विक साईराज, रक्की रेड्डी और जो है चिराग शेट्टी को जो है दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है। यह
अगला है गिरिजा व्यास का निधन हो गया है, तो ये किस जो है संस्था की प्रमुख रह चुकी हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की ये जो है अध्यक्ष रह चुकी हैं, प्रमुख रह चुकी हैं। नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो है कौन बनी है? तो दिव्या शर्मा इसका जो है पहला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। तो आज का सेशन मित्र यहीं तक रखते हैं। सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।